रह चुका। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा आया कि बताइए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन, तो जवाब जाएगा, सिर्फ अंडरलाइन कर लो। प्रश्न पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन, तो जवाब जाएगा ध्यान से देखें, प्रमुख शासक गुप्त वंश के अंदर अब आपको काफी शासक दिखाई देंगे। पहला ही व्यक्ति आया, उसका नाम क्या है, श्रीगुप्त, जो कि 275 से लेकर 300 ईस्वी तक इसने शासन किया। गुप्त साम्राज्य का बेटा कौन रह चुका, ये संस्थापक बोले तो गुप्त साम्राज्य किसने स्थापना करी। उपाधि इसने क्या ली, अभी मैंने पहले ही बोला महाराज। प्रभावती गुप्त बोले तो पूना ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त के गुप्तों का आदि पुरुष बोले तो आदिराज कहा जाता है। एक अभिलेख है, इस अभिलेख का नाम क्या है, आपके सामने दिया गया, पूना का ताम्र अभिलेख, तांबे का बना हुआ अभिलेख है। उस तांबे के अभिलेख पर यह लिखा हुआ है कि ये श्रीगुप्त जो था वो कौन था, गुप्त लोगों का आदि पुरुष था। बोले तो सर ये गुप्त लोगों का ही जन्मदाता था, सिंपल सी कहानी। गुप्त वंश की शुरुआत ही इसी से हुई है, ऐसा इन लोगों का बोले तो ताम्र अभिलेख का मानना था। किस ताम्र अभिलेख का, पूना से मिले हुए ताम्र अभिलेख का मानना था। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको लिखा किसने था, किसने लिखा था, प्रभावती गुप्त ने। और प्रभावती गुप्त किसकी लड़की थी, किसकी लड़की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिल्कुल सही। कौन कह रहा था, अशोक। बेटा उल्टा लटका दूंगा, 3 दिन लटका रहेगा, पंखा चालू और कर दूंगा। ध्यान से सुन लें, तो इधर ध्यान से समझेंगे क्या है ये चंद्रगुप्त क्या कहें तुम्हारी बारी में, चलो खैर कोई बात नहीं। अगला आता है घटोत्कच। कौन आता है, घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में जानना चाहेंगे। 300 से लेकर 319 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, लगभग 19 वर्षों का समय काल रहा। श्रीगुप्त का बेटा ये कौन था, उत्तराधिकारी। महाराज किसने क्या धारण की, उपाधि। अगले आते हैं तीसरे नंबर पर, ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाए, चंद्रगुप्त प्रथम। ये 319 से कहां तक चले, 34 तक। इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यहां से अंडरलाइन कर लो। प्रश्न पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन, तो जवाब जाएगा श्रीगुप्त। क्या जवाब जाएगा, श्रीगुप्त। लेकिन प्रश्न पूछा जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन, तो नाम क्या जाएगा बताओ, चंद्रगुप्त प्रथम। इस बात को याद कर लेंगे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे। हालत तो हमारी तब खराब होगी, दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे। पहला ही ऑप्शन दिया होगा श्रीगुप्त, और पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक, हम कहेंगे लो ऐसा प्रश्न हलवा सा, डायरेक्ट पहली लाइन नोट से आइए, बात समझ रहे हो। और जब पेपर से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा पहली लाइन नहीं थी, इस चैप्टर की 8वीं 10वीं लाइन थी। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो हमको ये बात भली बात याद करना है कि अगर ये बात बोली जाए कि संस्थापक कौन, तो जवाब क्या जाएगा, श्रीगुप्त। अगर ये बात पूछी जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन, तो जवाब क्या जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। इस बात को हम भली भांति याद रखेंगे। हेमचंद्र राम चौधरी की बात करें तो द्वितीय मगध साम्राज्य का कौन माना जाता है, इसको संस्थापक माना जाता है। एक बात समझने की कोशिश करें, मैंने एक बात बताई है, मगध पर सबसे पहले कौन आ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। जब इसने इस साम्राज्य की स्थापना करी तो बहुत धुआंधार तरीके से मगध ने प्रशासन किया, अपना विस्तार किया, बहुत अच्छे तरीके से शासन चला, क्योंकि इसके बाद क्रमशः अच्छे शासक आए, बिंदुसार, अशोक, काफी लोगों ने शासन किया। बृहदत्त इसका अंतिम शासक हुआ और मौर्य साम्राज्य का समापन हो गया। ये बात आप भली भांति जानते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये तो पहला व्यक्ति था जिसने मगध की स्थापना कर दी थी, मगध साम्राज्य को अच्छा बनाया। लेकिन इसके बाद में मगध साम्राज्य में दूसरा विस्तार अगर किसी के द्वारा होता है कुछ समय काल के बाद, तो वो कौन था, कौन था बेटा, चंद्रगुप्त प्रथम था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। बोले तो चंद्रगुप्त, बोले तो प्रथम जो रहा ये गुप्त वंश का शासक है, और ये शासन कहां चल रहा है, मगध पर। तो हम यहां देख रहे हैं कि दूसरी बार इसने मगध पर क्या किया है, अच्छा प्रभाव दिखाया है। इसलिए हम कहेंगे कि द्वितीय मगध का कौन रह चुका है, संस्थापक रह चुका है। कहानी क्लियर होगी कि नहीं। आगे हम चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की राज्यारोहण की जो तिथि रही वो कितनी रही, 319 ईस्वी को हमने एक नया डेट शुरू कर दिया, उसका नाम है गुप्त संवत का क्या माना जाता है, आरंभ। मुझे आप एक बात बताओ, चंद्रगुप्त प्रथम तीसरे नंबर पर आने वाला राजा है, बोलो चंद्रगुप्त प्रथम कौन से नंबर पर आने वाला राजा है। इससे पहले श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राज्यारोहण 319 ईस्वी में होगा। बोले तो शासनकाल 319 से 34 चला। राज्यारोहण का मतलब है राज्याभिषेक कराना। जब इसने राज्याभिषेक करवाया तो इसने एक नई तिथि का शुभारंभ किया। उस तिथि का नाम क्या था, उस तिथि का नाम क्या था, आपके सामने दिया गया। गुप्तों के नाम पर ही इसने एक संवत का प्रारंभ किया, इसको कहते हैं गुप्त संवत। क्या नाम देते हैं, प्रश्न आता है गुप्त संवत का प्रारंभ किस राजा के शासनकाल में हुआ, तो जवाब क्या जाएगा, चंद्रगुप्त
प्रथम के शासनकाल में हुआ। कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो इस बात को हम भली भांति क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा राजधानी इसने किसको दिया? पाटलिपुत्र बोले तो पटना। उपाधि क्या? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज एक और व्यक्ति को कहा जाता है, नाम बताओ। महाराजा धीराज किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पीछे लड़के, हाँ तुमने तो बेटा कटवा डाली इधर लाइन से। ये कह रहे हैं सर सब कुछ नारी सर्वश्रेष्ठ। भैया एक अकेली नारी सब पुरुषों पर भारी, ये इनका मानना है। कह रहे हैं सर हम तो बस इनको बहुमत करते हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सर नारी को बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर लड़कियों को पढ़ाना आपका उद्देश्य है तो इनको बढ़ाना भी हमारा उद्देश्य है। ये इन लोगों की विचारधारा बन गई है। तो बेटा अशोक ने अपने नाम के आगे एक उपाधि धारण की थी, इसको हम क्या कह रहे थे? महाराजा धीराज कह रहे थे। कहानी क्लियर? पत्नी इसकी कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी, जिसका नाम क्या था? कुमार देवी। हमने लिच्छवी वंश को भी भली भांति पढ़ा है। इसके काल में बेटा गुप्त शासकों ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके काल में गुप्त शासक जो हुए इन्होंने क्या कर दिया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। साम्राज्य विस्तार की बात कर लें तो आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश तक रहा इनका। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें राजा रानी या विवाह प्रकार के क्या कहते थे? सिक्के कहा जाता था। राजा रानी बोले तो जोड़ी के नाम पर इनको दिया गया है। समुद्रगुप्त की बेटा बात कर ले, अगला शासक चौथे नंबर पर कौन आता है? समुद्रगुप्त, जो कि 335 से 75 तक इसने शासन किया, ठीक ठाक शासन किया इस व्यक्ति ने। प्रयाग प्रशस्ति एक क्या है? प्रशस्ति बोले तो एक लेख है, अब लेख है, उससे हमें जानकारी मिली है कि यह चंद्रगुप्त प्रथम का कौन रह चुका था? चंद्रगुप्त प्रथम का कौन था बेटा? ये उत्तराधिकारी था। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? याद करो, पहला गुप्त वंश का शासक, दूसरा गुप्त वंश का शासक, तीसरा गुप्त वंश का शासक और चौथा गुप्त वंश का शासक। अब मैं बताना शुरू करता हूं। मैंने कहा पहला शासक कौन है? श्रीगुप्त। दूसरा कौन है? घटोत्कच। तीसरा कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। और चौथा कौन है? समुद्रगुप्त। चौथे व्यक्ति का नाम क्या है? समुद्रगुप्त है। इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसने भी बेटा काफी उपाधियां धारण की, क्योंकि उपाधियों का तो क्रेज चल पड़ा है। क्या चल पड़ा है? क्रेज। अब तो जो राजा आता है उपाधि धारण करवा लेता है। इसने भी बेटा व्याघ्र पर क्रमांक, अश्वमेध पराक्रम, तमाम इसकी क्या है? उपाधियां हैं। मैं आपको अलग से, इसमें एक इंपॉर्टेंट उपाधि जो इसकी रही, भारत का नेपोलियन। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से अगर आप कोई भी किताब उठा लो, अगर वनडे एग्जाम का अगर आप इस टॉपिक को प्रश्न लगा रहे हो तो आपको इसकी उपाधि से संबंधित एक प्रश्न मिल ही जाएगा। प्रश्न क्या होगा? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? जवाब जाएगा तो क्यों? लगभग 20 शासकों को जो इसने क्या किया? पराजित किया था। 20 शासकों को इसने क्या किया? पराजित किया। और आगे हमने देखा किसने लिखी थी ये बात? विसेंट स्मिथ के अनुसार ये बात बताई जाती है। इसीलिए इसको भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं। आगे चलते बेटा, ये पुत्र जो था वो किसका? इसके जो दो पुत्र हुए, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के दो लड़के, रामगुप्त और, क्योंकि आगे ये दोनों बहुत बड़ा कंफ्यूजन करेंगे जब मैं शासक पढ़ाऊंगा, तो याद होना चाहिए कि समुद्रगुप्त के दो लड़के हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे कंटिन्यू करते हैं। दरबारी कवि कौन रह चुका है? इसका बेटा हरिशरण रह चुका। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा आया कि बताइए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन? तो जवाब जाएगा, कौटिल्य दिए होंगे, तमाम आपके सामने कवि दिए होंगे, तो जवाब क्या जाएगा इसका? हरिशरण जाएगा। हरिशरण इसका कौन रह चुका था? दरबारी कवि रह चुका था। तो एक मेन बात है समझ में आई। समुद्रगुप्त से निचोड़ वाली बात, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर इसने भारत में देखा कि 20 शासकों को इसने क्या किया? पराजित। ये बात किसने बताई है? विसेंट स्मिथ ने बताई है। किसने बताई ये बात? विसेंट स्मिथ ने। आगे हम एक बात और कंटिन्यू करने वाले हैं कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला कवि कौन था? पीछे बातें ना करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात छूट रही है आप लोगों की, आप समझ नहीं रहे हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। बातें तो छुट्टी के बाद यहीं बैठा लेंगे तुम्हें, जितनी बातें हो गई छोटी छाटी सी वो सब कल डालियो है, छोड़ियो नहीं, क्योंकि छुट्टी के बाद को बेचना लेंगे तो तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, टेंशन ना लो। स्पेशल ऑफिस में जगह दे देंगे, चेयर और डाल देंगे, जो बातचीत कर लो, कंप्लीट करके तभी घर जाना। बिछड़े हुए लोग जो रह जाते हैं, भले डेली आते हैं, प्रेम इतना अधूरा बन जाता है। ध्यान से सुनना है। तो हम क्या कह रहे हैं, मैंने क्या बताया कि बेटा समुद्रगुप्त से 4 क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला समुद्रगुप्त से क्वेश्चन हो सकता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 20 शासकों को पराजित किया। यह बात किसने बताई? विसेंट स्मिथ ने बताई। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला कवि कौन था?
तो जवाब जाएगा हरिशण। क्या जाएगा? हरिशण। ये बात हमको भली भांति पता होना चाहिए। चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, आगे की बातों को ध्यान से समझना है। मैंने क्या कहा आपको, आगे क्या मिलेगा? सिक्कों पर बीड़ा बदान, बोले तो बीड़ा बजाती हुई संगीत की क्या मिलती है? इसकी प्रतिमा, बोले तो इसका चित्र दिखता है। तो इस संगीत प्रेमी था ऐसा बताया जाता है। सिक्कों के ऊपर इसने अपना ऐसा चित्र निकलवाया कि बीड़ा बजा रहा था। ये क्या बजा रहा था? ये बीड़ा। और समुद्रगुप्त बहुत खतरनाक वाला व्यक्ति था, इसकी स्टोरी बहुत डेंजर है। तो समुद्रगुप्त को शौक किसका था? बीड़ा बजाने का शौक था। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त बेटा संगीतकार था। कैसा था ये? संगीतकार, संगीत का प्रेमी था। समुद्रगुप्त के एरड अभिलेख के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि पत्नी जो थी इसकी कौन थी? दत्त देवी थी। कौन सी थी? दत्त देवी। एरड की बात करें तो समुद्रगुप्त का क्या रह चुका है? भोग नगर रह चुका है। बोले तो ये सब क्रियाकलाप वहीं जाकर के करता था, तो इसका क्या रह चुका है? ये भोग नगर रह चुका है। समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण बातें कंप्लीट की। प्रयाग प्रस्तुति बेटा क्या है? एक अभिलेख है। एक किस पर लिखा जाता है? एक खंबे पर लिखा जाता है, पिलर पर लिखा जाता है। इसको हमने प्रयाग से मिली हुई एक प्रस्तुति कहेंगे। चित्र भी बाकायदा आपके सामने लिखा है। इस पाइप के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसका एक लिखने वाला चित्र हमने अलग लिया है, बकाया एक पाइप के रूप में दर्शाने वाला चित्र अलग लिया है, और नाम भी हमने मेंशन कर दिया है कि ये क्या है? प्रयाग जो प्रस्तुति। इसके ऊपर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, तो इसको ही हम जानने का प्रयास करेंगे। लिखने वाला व्यक्ति कौन रहा? अरे समुद्रगुप्त के दरबार में रह कौन रहा है? हरिशण। जब हरिशण रह रहा तो हरिशण ही तो लिखेगा बातें, तो हरिशण के द्वारा ये बातें लिखी गई हैं। आगे भाषा का यूज क्या किया गया था इसमें? संस्कृत। शैली क्या थी? चंपू, जो कि गद्य और पद्य दोनों में, नॉट मध्य, ओनली पद्य दोनों में लिखी जाती है। लिपि कैसी थी बेटा? ब्राह्मी। कुल पंक्ति इसके अंदर कितनी मिलती है आपको? 33, यानी ये 33 लाइनों में आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। तो कुल पंक्ति अगर आप देखोगे तो 33 पंक्तियों में लिखा दिखेगा। तो इसलिए हमने प्रयाग प्रस्तुति से भी संबंधित क्वेश्चन आया, पूछा जाएगा कि प्रयाग प्रस्तुति में वर्णन किसका दिया गया है? तो जवाब हमारा जाएगा समुद्रगुप्त का। कहानी क्लियर आ गई? या सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए प्रयाग प्रशस्ति का लेख किससे संबंधित है? तो जवाब क्या जाएगा? समुद्रगुप्त से। कहानी क्लियर हो गई? एक एक बातों को लिंक कर लोगे ना तो बेटा इतिहास छूट ही नहीं सकता।